दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों टारगेट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 37 को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है हम लोग जीके और जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं टारगेट सीरीज के अंतर्गत। और ये क्वेश्चंस हमने दिल्ली पुलिस एग्जाम, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किए हैं। हमारी इस सीरीज के अंतर्गत स्टार्टिंग में 3 से 4 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स से भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टारगेट सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 37। और अभी तक आपने जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है जीएस फाइटर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करके जाना। ओके, चलिए पहला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप वीडियो को क्वेश्चन पे ही पॉज कीजिए और पहले खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था आपको कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपको 3 से 4 प्रश्न करंट अफेयर से मिलेंगे, और उसी सीरीज में ये प्रश्न है। पहला करंट अफेयर का प्रश्न है, हाल ही में जारी पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? पोषण जागरूकता सूचकांक 2023। आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पंजाब। पंजाब ने पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। देखिए पोषण जागरूकता अभियान 2023 प्रोटीन का अधिकार अभियान, ये एक कैंपेन है, उसके द्वारा ये जारी किया गया है, जो अंतिम उपभोक्ताओं की धारणा के अनुसार भारत में जागरूकता, सामर्थ्य और पोषण की पहुंच को आकलन करने वाला एक राज्यवार सूचकांक है। ठीक है, इस सूचकांक में पंजाब एकदम टॉप पर रहा है, जबकि बिहार ने इसमें अंतिम पायदान प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पर्यावरण एवं वन विभाग ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाया है? देखिए इस राज्य ने न केवल प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर, बल्कि जो सिंगल यूजेबल बोतल्स होती है, प्लास्टिक होती है, ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगाया है। और आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटका, असम, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। देखिए असम की गवर्नमेंट ने वहां के पर्यावरण एवं वन विभाग के साथ मिलकर जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स होती हैं उन पर बैन लगाया है। क्यों लगाया है? देखिए 23 अगस्त की बात है, असम पर्यावरण वन विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और जिसमें कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक वाली वस्तुओं, जिसमें कचरा फैलाने की वस्तु बहुत अधिक कैपेसिटी होती है और जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि वातावरण में, जो पर्यावरण में घुल मिल नहीं सकती हैं, ये लंबे समय तक एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है, ध्यान रखना। और सिंगल यूजेबल जो प्लास्टिक होती है उसको खरीदने, बेचने और स्टॉक करने यानी जमाखोरी करने पर रोक लगाई गई है। ठीक, यह नोटिफिकेशन 2 अक्टूबर 2023 से लागू होगा। 2 अक्टूबर 2023 से क्यों लागू होगा? देखिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, 2 अक्टूबर 2019 तक, यानी पूरे 5 साल चलाई। ठीक है, और 2 अक्टूबर गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी भी होता है। ठीक, चलिए गांधी जी चूंकि स्वच्छता पर ज्यादा विशेष ध्यान देते थे तो उस चीज को मेमोराइज करने के लिए 2 अक्टूबर डेट चुनी है। तीसरा प्रश्न है, करंट अफेयर का ही प्रश्न है तीसरा, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस का एक दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। ग्रीस का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे हाल ही में किस भारतीय को प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं रवीश कुमार, डॉक्टर एस जयशंकर, श्री नरेंद्र मोदी, श्री राहुल गांधी। देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान, जो कि ग्रीस का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया है। देखिए ये है ग्रीस की प्रेसिडेंट, जिनका नाम है कतेरिना एन सकेला रोपोलू। ठीक है, ये इनका नाम है, अजीब सा नाम है बट आप पढ़ लीजिए। नरेंद्र मोदी जी को ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया गया है। ठीक है, और ध्यान रखना ग्रीस का ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ग्रीस एक यूरोपियन कंट्रीज है और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। और आपको पता होगा जो कंट्री यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, मैक्सिमम 20 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी सेम मुद्रा है, जिसका नाम है यूरो, और ग्रीस की राजधानी है एथेंस। ठीक, चलिए अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य हैं? अगर आपको पता है तो बताइए, और अगर नहीं पता है तो हमसे सुन लीजिए। यूरोपियन यूनियन में फिलहाल है 27 कंट्रीज, ध्यान रखना, क्योंकि पहले 28 थी, ब्रिटेन बाहर निकल गया, ब्रेग्जिट हुआ, तो अब 27 कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, चौथा प्रश्न पढ़िए, किस समिति का अध्यक्ष प्राय विपक्षी दल का नेता होता है? विपक्षी दल से होता है। ठीक, ऐसी कौन सी समिति है जिसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का दल का होता है?
आकलन समिति, देखिए ये गलत लिखा हुआ है, आकलन समिति नहीं होती, ये प्राक्कलन समिति होती है, ठीक है। और जो प्राक्कलन समिति होती है, देखिए मैं हाथ से लिख रहा हूँ तो आपको ये अजीब सा लग रहा होगा, बट आप सुन लीजिए, आप लिख लीजिए इसको कहीं पे। ये आकलन नहीं है, ये प्राक्कलन समिति है, ठीक है। क्या है? प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति जो होती है वो संसद की सबसे बड़ी समिति होती है, जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं, ये भी याद रखिए, ठीक है। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राय विपक्षी दल के नेता होते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्षी दल के नेता होते हैं, ठीक। लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट पर विचार करती है। अब कैग आपको पता होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, 148 आर्टिकल में इसका प्रोविजन किया गया है। 148 से 151 आर्टिकल में कैग का उल्लेख किया गया है, इसको भी ध्यान रखिए। तो कैग की रिपोर्ट पर ही ये विचार करती है लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति में होते हैं कुल 22 सदस्य, 22 में से 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और जबकि 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। लोक लेखा समिति केंद्र और राज्य सरकारों के आय व्यय का परीक्षण करती है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी पार्टी का नेता होता है। और आकलन यानी ये प्राकलन है, यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है। प्राकलन समिति का उद्देश्य प्रशासनिक और तकनीकी कुशलता की जांच करना और उसके उन्नयन के लिए रिपोर्ट तैयार करना होता है। और लोक उपक्रम समिति जो होती है भारत सरकार के उपक्रम की जांच करती है और यह रिपोर्ट देती है किसको? प्रेसिडेंट साहब को, ठीक है। चलिए याद रखना, लोक लेखा समिति 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। कैग की रिपोर्ट की जांच करना इसका मुख्य काम होता है और कैग होता है आर्टिकल नंबर 148 में, ठीक है। और क्या बताया था हमने? प्राक्कलन समिति जो कि संसद की सबसे बड़ी समिति होती है, 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन वियना, दूसरा सिडनी, तीसरा जेनेवा या वाशिंगटन। देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, वियना में है। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं, ऑस्ट्रिया की, जो कि यूरोपियन कंट्री है, उसकी एक राजधानी है वियना। और वहीं पर है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय, ठीक है, वियना में। देखिए शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में IAEA की स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी, ठीक है। WHO, WTO, ILO आदि संगठनों का मुख्यालय जेनेवा में है। IMF का मुख्यालय और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग जो कि नीदरलैंड का एक शहर है वहां पर है, ठीक है। नीदरलैंड में है द हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और फाओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम में है, इसको भी ध्यान रखना। देखिए आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए हमारे इस टेस्ट पेपर की, न केवल इस टेस्ट पेपर की बल्कि सारे टेस्ट पेपर की अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इजीली प्रत्येक टेस्ट की जो है टेस्ट पेपर को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए 6वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जैव उर्वरक है? निम्न में से कौन सा एक जैव उर्वरक है? आपके ऑप्शन हैं एनपीके मिश्रण, और दूसरा ऑप्शन है लेग्यूमिनोसी की मूलों में राइजोबियम, और ये फार्म यार्ड खाद्य में राइजोबियम हरी खाद। देखिए जैव उर्वरक है लेग्यूमिनोसी की मूलों में राइजोबियम। आपको पता होगा राइजोबियम कहाँ मिलता है? ये मिलता है जो दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में, उनकी जड़ों में जो गांठ होती है वहां आपको राइजोबियम मिलेगा, ठीक है। और यह नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। आपको पता होना चाहिए कि पौधों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की, बट आप कहोगे कि एनवायरनमेंट में 78% लगभग नाइट्रोजन है तो पौधों को कमी कैसे होती है फिर? देखिए नाइट्रोजन को पौधे डायरेक्ट नहीं लेते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। पौधे जो होते हैं नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और यही नाइट्रेट जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करता है राइजोबियम, जो कि मुख्यतः दालों की गांठों में जो जड़ होती है उसकी गांठों में होती है, दाल का जो पौधा होता है, ठीक है। एनाबीना, नॉस्टॉक, एजोला आदि जैव उर्वरक हैं। एनपीके को मिश्रण उर्वरक कहते हैं। एजेटोबैक्टर, राइजोबियम और एजोस्पाइरलन नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। आप चाहो तो याद रख सकते हो वरना कोई ज़रूरी नहीं है, बस इतना याद रखिए। एक तो पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। एनपीके मिश्रित उर्वरक होता है, ये भी याद रखिए। और एनाबीना, नॉस्टॉक, एजोला आदि ये जैव उर्वरक होते हैं, ठीक, इसको याद रखिए। चलिए 7वां प्रश्न है, सिग्मो क्या है? सिग्मो क्या है?
गोवा का बसंत ऋतु का एक महोत्सव है या नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी? एक प्राय रंगोली है या भगवान शिव के नामों में से एक है? देखिए, ये है गोवा का बसंत ऋतु का एक महोत्सव होता है शिगमो। ठीक। आर्ट एंड कल्चर से हमारा जो सिलेबस है यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस का एग्जाम, उसमें आर्ट एंड कल्चर का एक सिलेबस पॉइंट दे रखा है, तो वहां से हम इस तरह के प्रश्नों को लेते हैं। नृत्य हुआ, कोई महोत्सव हुआ, कोई मेला हुआ, ठीक है, कोई मंदिर आकृति कलाकृति हुई, ठीक है, कोई वास्तुकला हुई, इस तरीके से प्रश्न होते हैं, आर्ट एंड कल्चर में शामिल होते हैं। तो आप उनको भी पढ़ के जाना, वहां से आपको डेफिनेटली एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की, न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस या दिल्ली पुलिस की, बल्कि आप एसएससी के भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आर्ट एंड कल्चर का आपने प्रश्न देखा होगा, अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है तो। ठीक है। देखिए, शिग्मो जो होता है वो गोवा का बसंत ऋतु का एक महोत्सव होता है। शिग्मो उत्सव फाग यानी फाल्गुन के महीने में 14 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है। कार्निवल गोवा का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है और यह त्योहार पुर्तगालियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कौन सा? कार्निवल। ठीक है। और संगाई महोत्सव मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, हॉर्नबिल नागालैंड में, लोसर तिब्बत में और चपचारकूट जो महोत्सव है वो मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। इनको भी आप याद रख सकते हो। ठीक है जी। चलिए, आठवां प्रश्न है, पहले भारतीय जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था वह थे। व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखना, व्यक्तिगत रूप से सबसे पहले जो ओलंपिक पदक जीता था वर्ष 2008 में अभिनव बिंद्रा, एयर राइफल यानी शूटिंग में उन्होंने जीता था। यानी ऑप्शन नंबर वन एकदम सही है हमारे प्रश्न का, कि पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा थे जिन्होंने एयर राइफल में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। और ये कब हुआ था? 2008 में हुआ था, बीजिंग में। बीजिंग आपको पता होगा चाइना में है। ठीक है। 10 मीटर एयर राइफल्स में इन्होंने गोल्ड जीता था व्यक्तिगत स्पर्धा में। ओके। सुशील कुमार भारत के प्रथम ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार 2 ओलंपिक में पदक प्राप्त कर चुके हैं। सुशील कुमार। ओके। चलिए, नौवां प्रश्न है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? सोलेनम ट्यूबरोसम, देखिए थोड़ा अजीब सा नाम है। देखिए, फलों के नाम और पशुओं के नाम, ये सब जो होते हैं ना, पेड़ पौधों के नाम जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, थोड़े अजीब से होते हैं, इनको लेने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो सोलेनम ट्यूबरोसम होता है, ये आलू का एक वैज्ञानिक नाम होता है। और आलू को हमारी माता जी बोलती हैं कि आलू को खेत का अंडा कहते हैं। ठीक है। जिस प्रकार मुर्गी का अंडा होता है, उसी तरीके से आलू को खेत का अंडा हम लोग कहते हैं। चलिए, ये सब छोड़िए, तो घरेलू बातें हैं। ठीक है। आलू का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो सोलेनम और ट्यूबरोसम होता है। ठीक है। देखिए, हमने यहाँ पर कुछ सब्जियां हैं उन, और जो फसल है उनका नाम लिखा है, और साथ में उनके जो वैज्ञानिक नाम है। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका हो गया, धान का वैज्ञानिक नाम ओरिजवा सटिवा हो गया, मटर का पीसम सेटिवम हो गया। इस तरीके से आप इनको पढ़ सकते हैं। जैसे टमाटर का हो गया सोलानम लाइकोपर्सियम पर्सिकम। ठीक है। और कुकुरबिटा ये कद्दू का हो गया। प्याज को एलियम सेपा बोलेंगे इसको। आप अपने हिसाब से इनको प्रोनाउंस कर लीजिए। ठीक है। और थोड़ा थोड़ा याद रखिए, खासकर जैसे आम का हो गया, इसको याद रखना। धान का हो गया, गेहूं का याद रखिए, आप सरसों का याद रखिए। ठीक है। और आप चने का भी याद रख सकते हैं, तो इनको आप याद रखिए। ठीक है। चलिए, 10वां प्रश्न है, कुष्ठ रोग दिवस, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? कुष्ठ रोधी दिवस क्या 25 दिसंबर को मनाया जाता है, या 17 जनवरी, या 25 जनवरी को? देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। 30 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कुष्ठ रोधी दिवस, यानी लेप्रोसी डे। ठीक है। अभी देखिए, भारत सरकार ने लेप्रोसी को एलिमिनेट करने का एक टारगेट फिक्स किया है। अभी लेप्रोसी को एलिमिनेट किया जाएगा 2030 तक। ठीक। और 2027 तक मलेरिया को एलिमिनेट किया जाएगा। 2027 तक ही लसीका फाइलेरिया को एलिमिनेट किया जाएगा। लसीका फाइलेरिया एक पैरासाइट रोग होता है, यानी परजीवी के द्वारा फैलता है। और आपको पता होगा परजीवी किसे कहते हैं? जो दूसरे जीवों पर जीवित रहते हों। लसीका फाइलेरिया एक धागे के समान बहुत पतला पतला परजीवी होता है, और अगर ये बॉडी में एंटर कर जाता है, तो जिस पार्ट में एंटर करेगा बॉडी पे, वो पार्ट फूलकर बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। ठीक है। उसी को लसीका फाइलेरिया एक रोग कहते हैं। और दुनिया भर में मोस्टली जो विकलांगता है, जो लसीका फाइलेरिया की वजह से ही है। ठीक है। और टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट हमारा 2025 तक का है। मलेरिया 2027 हो गया, कुष्ठ रोग 2030 हो गया। ठीक है। टीबी 2025 और लसीका फाइलेरिया 2027। और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 27 अप्रैल को। चलिए, अब आते हैं अपने प्रश्न पर। कुष्ठ रोग दिवस जो होता है वो हम 30 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता होगा, इतिहास आपने पढ़ा है, तो बाबा आमटे का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन कुष्ठ रोग के उपचार के लिए समर्पित कर दिया था। ठीक है। 30 जनवरी को हम एक डे और सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा? शहीद दिवस। इस दिन क्या हुआ था कि 30 जनवरी वर्ष 1948 को नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी। तो उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं
याद करते हैं 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे प्रदान किया गया? 2023 के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड, देखिए अप्रैल मंथ में ये अवार्ड प्रदान किया गया है और आपके ऑप्शंस हैं, चलिए मैं डायरेक्ट ऑप्शन सही बता रहा हूँ, जिनका नाम है दलाई लामा। तिब्बती बौद्ध धर्म के एक गुरु हैं दलाई लामा। अभी हम आपको उनकी एक झलक दिखाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा उनको। दलाई लामा यही हैं, तिब्बती धर्म गुरु जो है, आध्यात्मिक गुरु हैं। ठीक है, 26 अप्रैल 2023 को इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इनको ये पुरस्कार जो मिला है ना, तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष करने और तिब्बती संस्कृति को प्रेरणा प्रेरणा दिलाने के लिए इनके लिए चुना गया है इस अवार्ड के लिए। ठीक है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात की जाए तो ये फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति जिनका नाम रेमन मैग्सेसे था उनकी याद में दिया जाता है। एशिया का नोबेल कहा जाता है इसको। वर्ष 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। समाज सुधार के लिए क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो 2023 का ध्यान रखना, दलाई लामा साहब को यह पुरस्कार दिया गया है। दलाई लामा तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं। ठीक, बौद्ध धर्म के बहुत करीब हैं ये। चलिए 12वां प्रश्न है, एक से अधिक मैक संख्या वाले किसी पिंड की चाल होती है कितनी? अगर एक से अधिक मैक अगर किसी पिंड की चाल है तो उसको क्या कहेंगे? पराध्वनिक कहेंगे, अवध्वनिक कहेंगे, या 300 मीटर पर सेकंड होती है उतनी, या लगभग 10 मीटर पर सेकंड होती है? देखिए, अगर किसी पिंड की चाल 1 मैक से अधिक है तो उसको हम पराध्वनिक चाल कहेंगे। क्या कहेंगे? पराध्वनिक चाल। चलिए अब हम देख लेते हैं इधर पराध्वनिक चाल कितनी होती है। ठीक, देखो किसी पिंड की चाल अगर 333 मीटर प्रति सेकंड है तो उसको हम पराध्वनिक चाल से चलता हुआ पिंड कहेंगे। ठीक है, अब आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में लिखकर आंसर बताइए। बहुत ही सादा सा और सिंपल सा प्रश्न है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? आपने अक्सर, अगर आपने तैयारी कर रहे हो कुछ दिनों से या कुछ महीनों से मिनिमम, तो आपको इस प्रश्न का जवाब जरूर पता होगा कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। अब पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है तो सुन लीजिए। देखिए, मान लीजिए आपने कोई पृथ्वी से वस्तु फेंकी ऊपर आसमान में, आप जिस स्पीड से फेंकोगे और वो स्पीड के साथ वो पृथ्वी जो पिंड है, जो वस्तु है, ऊपर जा रही है और पृथ्वी पर वो कभी भी वापस नहीं आती है फिर। यानी आप पृथ्वी से कोई पिंड फेंकोगे, कोई वस्तु फेंकोगे जिस वेग से, और वो पृथ्वी पर फिर से वापस ना आ पाए, उस वेग को हम कहेंगे पृथ्वी का पलायन वेग। यानी पृथ्वी के क्षेत्रफल से वो पलायन कर जाएगी उधर। ठीक है, उसी को कहते हैं पलायन वेग। अब ये पलायन वेग पृथ्वी का कितना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक, देखिए क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया कीजिए, इससे आपका रिवीजन होगा, हमें भी पता चलेगा और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है, हमें अच्छा लगेगा कुल मिला के। 13वां प्रश्न है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कब होती है, यानी कौन सी गैस ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के कारण ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि होती है। ठीक, देखिए अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक प्रश्न का जवाब और दीजिए। जो हमारा एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, उसमें CO2 की मात्रा कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है? चलिए मैं ही बताता हूँ और आप इसको ना कहीं लिख लीजिए। देखिए 0.03% है CO2। ध्यान रखना 0.03% है पर्यावरण में CO2 की जो मात्रा है। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वे गैसें होती हैं जो तापीय आवरण विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण व उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसें इस प्रकार हैं, जैसे सबसे ज्यादा होती है जलवाष्प, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तीसरा है मीथेन जिसे CH4 कहते हैं, और चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड, और पांचवा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस भी कहते हैं और ये मुख्यतः धान की खेत में हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए जैव विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, ये या फिर विभिन्न प्रकार के जंतु। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु, यस दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतुओं का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं का एक जगह पाया जाना। ये देखिए हमने यहाँ पर एक मैप लिया है साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका में आप फोकस करोगे, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है ब्राजील, यही है ब्राजील। ठीक है, सबसे बड़ी कंट्री है ब्राजील, और ब्राजील की जो है कैपिटल क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए ये है अमेजन जंगल्स, ये आप देख रहे हैं ग्रीन वाला पोर्शन। ठीक है, अमेजन रिवर यही है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है, सबसे बड़ी रिवर है, ध्यान रखना। सबसे लंबी रिवर नील नदी है
और सबसे बड़ी रिवर जो है, नदी जो है अमेज़न नदी है। ध्यान रखना, जल बहाव के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी नदी ब्राज़ील की अमेज़न रिवर है, ठीक है? ध्यान रखना इसको। और सबसे लंबी नदी जो है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में है, नील नदी। देखिए, अमेज़न जो जंगल है, अमेज़न रिवर भी है और अमेज़न जंगल भी है। अमेज़न जंगल जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। ऑलमोस्ट 30 से 35% ऑक्सीजन यहीं से निकलती है। इसीलिए इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, अमेज़न जंगल को, ठीक है? और सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहीं होती है। देखिए, सबसे ज़्यादा जैव विविधता वहाँ होती है जहाँ पर धूप हो सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा बारिश भी होती हो, ठीक है? और ये क्षेत्र है ऐसा, जो अमेज़न जंगल है, यही ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर बारिश भी अच्छी खासी होती है और धूप भी अच्छी खासी निकलती है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पर जैव विविधता अच्छी खासी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पेड़-पौधे, जंतु हर तरह के यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है? ब्राज़ील में दुनिया के सबसे अधिक जैव विविधता है, ये ध्यान रखना। बाकी ये थ्योरी है, आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। बाकी हमने जो मेन चीज़ है वो बता दी आपको। चलिए, 15वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें मिलता है। कलिंग युद्ध आपको पता होगा 261 ईसा पूर्व में होता है कलिंग का युद्ध। 261 ईसा पूर्व में, ईसवी नहीं, ईसा पूर्व। 0 से भी आप माइनस में जाओगे, 261 साल पहले, ठीक है? तो इसका विवरण हमें मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख से। शिलालेख का मतलब होता है, शिला का मतलब होता है पत्थर और लेख मतलब पत्थर पर लिखा हुआ लेख, उसी को शिलालेख कहते हैं, ठीक है? 13वें शिलालेख से, अशोक का जो शिलालेख है 13वां, वहाँ से हमें प्राप्त होता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है और यह अभिलेख से यह भी पता चलता है कि कलिंग युद्ध जो हुआ था, अशोक जब गद्दी पर बैठा उसके 8वें वर्ष हुआ था। अब लगा लीजिए, यहाँ से 8 माइनस कीजिए, यानी कि इसमें ऐड कीजिए तो 269 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठा होगा और 8 साल के बाद फिर ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध से अशोक को काफ़ी दुःख हुआ और इसके बाद उसे पश्चाताप हुआ और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है? यानी अशोक इतना दुखी हुआ इस कलिंग युद्ध से कि बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, शांति की नीति को अपना लिया। ठीक है? तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 37 और अभी तक आपने जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब कीजिए, आपका अपना चैनल है और हमें सपोर्ट भी कीजिए। ठीक है? वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सारी पीडीएफ आपको निःशुल्क मिलेंगी। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है? तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।